नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की लुईस अवधारणा। लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जो पीछे की अवधारणा थी हमने वो देख ली थी। इससे पहले तो पढ़ी थी ये उदाहरण, उससे पहले देखते हैं वो कौन सी थी। इससे पहले हमने आर्रेनियस की जो थ्योरी थी वो पढ़ ली और जो लोरी संकल्पना थी वो पढ़ ली। अब पढ़ेंगे हम जो लुईस की थ्योरी थी वो क्या कहती है अम्ल और क्षार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें जो लुईस नामक वैज्ञानिक था, लुईस, उसने अपना भी मत दिया कि अम्ल और क्षार के प्रति। तो जो लुईस की अवधारणा उसके अनुसार लुईस ने अम्लों के बारे में बताया था कि अम्ल, लुईस के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये होता है, जो ABCD का ई होता है, ये ई उसके सिर के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। इसका सिंबल ध्यान रखना, आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप इससे वाकिफ हो जाएंगे, लेकिन अब याद रखना आप जो ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये है। तो लुईस की अवधारणा के अनुसार अम्ल वे हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को इंग्लिश में कहते हैं पेयर जोड़ा, और हिंदी में भी जो ये युग्म जोड़ा होता है। युग्म जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं तथा जो और ये तो ग्रहण करते हैं, और जो क्षार हैं, क्षार बेस, वो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। और जो अम्ल हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। लेकिन ये किसकी थ्योरी थी? ये लुईस की थ्योरी थी। इससे पहले हमने जो दो थ्योरी और पढ़ी थी उनमें अम्ल और क्षार की अलग अलग डेफिनेशन थी, लेकिन लुईस ने एक अलग डेफिनेशन दी थी, वो देख लीजिए। ये वो है कि अम्ल उनको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, और क्षार उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन जो युग्म है उसको त्याग देते हैं। अब आगे देखिए, अब है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उन्हें ग्राही कहते हैं। एक तो बताओ दाता। अब दाता और ग्राही देखिए, ये ग्राही, ये दाता। अब दाता, अब दो व्यक्ति हैं जिनमें से एक के पास धन ज़्यादा है, इसके पास धन ज़्यादा है और इसके पास धन कम है। एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ मैं आपको। तो इसके पास धन ज़्यादा है तो ये अपना धन किसी को डोनेट कर सकता है, लेकिन जो नहीं, सॉरी, ग्राही है, उसके पास तो पहले ही धन की कमी है, और जो दाता है उसके पास धन ज़्यादा है। तो जो दाता है उसके पास धन ज़्यादा है तो अपना धन डोनेट कर सकता है, ये धन दे सकता है। लेकिन जो ये ग्राही है इसके पास तो पहले ही धन की कमी है, तो ये तो धन है उसको ग्रहण करेगा। तो आगे देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है, अम्ल है, वो तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए अम्ल है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें ग्राही कहते हैं। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन कर रहा है?
जो हमारा अम्ल है, लुईस की संकल्पना के अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अतः अम्ल एक ग्राही है। और जो हमारा क्षार है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, त्यागते हैं। जो त्यागते हैं तो वो डोनेट करते हैं, अब डोनर हो गया वो तो। इसलिए क्षार हमारा लुईस की अवधारणा के अनुसार ये हमारा दाता है, दाता देने वाला और ग्राही ग्रहण करने वाला। इसके बाद एक जो रिएक्शन दे रखी है वो देखिए, जो BF3 है वो NH3 अमोनिया। जो ये दो डॉट है इनका अपना महत्व है, इन्हें कहते हैं लोन पेयर। जो ये दो डॉट है, बिंदी लगाई गई है, इनको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। तो अब देखिए आगे ये रिएक्शन, जब ये रिएक्शन होती है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म में यही है, इलेक्ट्रॉन युग्म। तो जो BF3 है वो यहाँ F3B और ये NH3 अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसको डोनेट कर देता है, इसलिए ये बनता है NH3 F3B और NH3। ये जो तीर का निशान है, इसका जो ये सिर है वो उस तरफ होता है जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया। तो डोनेट किसको किया गया? BF3 को। अब इसे जो लुईस की थ्योरी थी उससे समझने का प्रयास करते हैं। तो लुईस के अनुसार क्षार वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और अम्ल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करते हैं। यहाँ दोनों जो ये जो बॉन्ड बनता है ये उपसंयोजक बंध है। इस संकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल का कार्य करते हैं, उन्हें लुईस अम्ल कहते हैं। और साधारणतः धनायन या वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है लुईस अम्ल कहलाते हैं। अब ये अष्टक अपूर्ण का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? अष्टक जो कक्षक होती है, जैसे ये कक्षक होती है, S कक्षक, P कक्षक, SP, D कक्षक और F कक्षक। तो जो अम्ल है उसकी जो कक्षक है उसमें वो पूर्ण भरित नहीं है, वो अपूर्ण है। इसलिए अम्ल उसको अपूर्ण होने के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। और जो अम्ल के एग्जाम्पल हैं वो देखिए, BF3 ये BF3 है, यहाँ पे ये B है बोरोन, F रिप्रेजेंट करा फ्लोरीन को, और उसके बाद है AlCl3 Mg2 पॉजिटिव या सोडियम पॉजिटिव, ये एग्जाम्पल ऑफ एसिड। अब आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन धनी जो अम्ल और जो क्षार होते हैं वो इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म रखने वाले होते हैं। जो एसिड होते हैं जो बेस होते हैं उनके पास या तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का पेयर, जैसे Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है ये दान कर सकते हैं, और Na पॉजिटिव का मतलब है ये ग्रहण करेगा। इसी तरह H2O, इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, एक ये लोन पेयर, एक ये लोन NH3 लोन पेयर। इस प्रकार अम्ल एवं क्षार केवल
एच पॉजिटिव या OH नेगेटिव पदार्थ ही नहीं होते। इन संकल्पनाओं के आधार पर इलेक्ट्रॉन रहित पदार्थ के अम्लीय व क्षारीय गुणों की व्याख्या भी की जा सकती है। अब पहले तो क्या था कि पहली थ्योरी आई थी उसमें तो H+OH नेगेटिव के बेस पर कहा था कि ये एसिड है या बेस है, लेकिन बाद में थ्योरी उनमें जो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल इन जो युक्त पदार्थ जो ये नहीं होते, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन रहित पदार्थ के अम्लीय व क्षारीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है। अब आगे देखिए, जो रासायनिक गुण है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, पहले रासायन सामान्य गुण, उससे पहले हम सामान्य गुण नंबर 1 पॉइंट दे रखा सामान्य गुण। अब सामान्य गुण है जो अम्ल है, मैंने आपको बताया था कि अम्ल को ऐसे याद रखिए, अम्ल ये लिटमस पत्र को लाल कर देते, अम्ल लाल, अम्ल को लाल से रिलेट कीजिए, अम्ल लाल। तो देखिए अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तथा क्षार जो बेस होता है, हम अम्ल और क्षार के सामान्य गुण पढ़ रहे हैं। तो जो क्षार होता है वो लिटमस पत्र को लाल, लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और आगे है अम्ल जो एसिड होता है वो धातु जो मेटल होती है हमारी धातु, उसके साथ रिएक्शन करके एसिड जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है तो ये एसिड धातु के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है और ये कंपाउंड लवण या कुछ और बन जाता है। अब इसका एग्जांपल देखिए, जब एसिड जैसे मैंने बताया था कि जो H2SO4 है उसे अम्लों का राजा कहते हैं। तो ये एक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया धातु जिंक एक धातु है, जिंक इसे जस्ता जिंक के साथ करवाई जाती है। तो यहाँ से जो H2SO4 है, H2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव प्लस Zn, ये H2SO4 ब्रेक होता है, H2SO4 H2 प्लस प्लस SO4 नेगेटिव, ये SO4 नेगेटिव जिंक के साथ रिएक्शन करता है और बनता है ZnSO4। तो आगे देखिए, जब H2SO4 की रिएक्शन होती है जिंक के साथ तो जिंक ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस ये रिलीज हो गई यहाँ से। ये जो ऊपर तीर का निशान ऊपर रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो गैस है वो रिलीज हो गई। अब आपके यहाँ एक डायग्राम दे रखा है जिसमें ये हाइड्रोजन गैस की होने की प्रोबेबिलिटी देख रही है कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं। तो जब अब आपके जो डायग्राम उसके नीचे एक लाइन दे रखी है कि यही कारण है कि जो अम्ल है, खट्टे अम्ल पदार्थ हैं, उनको अम्ल पदार्थों को धातु से बने बर्तन में नहीं रखा जाता है। अब क्योंकि जब
इनको धातु से बने बर्तन में रखेंगे तो ये धातु के साथ क्रिया कर लेंगे और एक साल्ट का निर्माण कर लेंगे, इसलिए इनको धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता। अब जिंक की धातु जो जिंक है हमारी, उसके साथ रिएक्शन कीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब जिंक की रिएक्शन होती है तो ये बनता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन सभी धातुएं क्षारों के साथ, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, जिंक एक धातु है, तो सभी धातु क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। अब जो पॉइंट नंबर 3 है वो कह रहा है कि अम्ल धातु, जो पॉइंट नंबर 3 उसमें कह रहा है कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाती है। अम्ल, हमारा अम्ल देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस धातु ऑक्साइड CuO, ये धातु ऑक्साइड की जब क्रिया होती है तो यहाँ पे हमारे पास बनता है CuCl2 प्लस H2O। तो जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ नहीं, जो अम्ल है वो धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके लवण, ये लवण हो गया और ये हमारा जल हो गया, बनाते हैं। धातु ऑक्साइड है अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, अतः ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो धातु ऑक्साइड है, वो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो ये क्षारीय प्रकृति होती है। क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। और जो ये तो धात्विक ऑक्साइड हो गया। अब जो अधात्विक ऑक्साइड है जैसे CO2, ये अधात्विक ऑक्साइड और क्षार हमारा CaOH का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन होती है तो एक लवण बनता है CaCO3 और एक जल का कंपाउंड होता है। तो जब क्षार के साथ, ये हमारा क्षार है, ये अधात्विक ऑक्साइड है, क्रिया करता है तो लवण व जल बनता है। ये विक्रिया अम्लीय प्रकृति की होती है, जल बनाते हैं, अतः ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, अतः ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब जो पॉइंट नंबर 4 है, उसमें है कि सभी अम्ल व क्षार, जो क्षार होते हैं वह जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। सुचालक मतलब एक तो होता है सुचालक और एक होता है कुचालक और सुचालक। इनका अर्थ देखिए अब, कुचालक का क्या होता है, अब जो सुचालक है एक होता है कुचालक। सुचालक तो उन्हें कहते हैं जिससे विद्युत धारा, जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, धारा। इनसे कुचालक में से विद्युत धारा का संचालन नहीं होता, इसलिए इन्हें कुचालक कहते हैं। तो जो अम्ल और क्षार हैं, सभी अम्ल व क्षार, ये इनके जो जलीय विलयन है
वो विद्युत का संचालन कर सकते हैं। विद्युत का संचालन कर सकते हैं। संचालन कर सकते हैं। इसलिए ये सुचालक होते हैं। इनका उपयोग, जो अम्ल और क्षार है, इनका उपयोग, अम्ल और क्षार का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में भी किया जाता है। अब पॉइंट नंबर 5, इसमें देखिए ये कह रहा कि सभी अम्ल क्षारों से क्रिया करके अपने गुण खो देते हैं तथा उदासीन हो जाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि उदासीनीकरण से आप क्या समझते हैं। अब जो अम्ल है वो जब क्षार से क्रिया करता है तो ये अपने जो गुण हैं उनको खो देते हैं और उदासीन हो जाते हैं। गुण खोकर उदासीन हो जाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आप इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, एक एग्जाम्पल याद कर लेना। एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे एक होता है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार का एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इनकी क्रिया होती है तो एक दो बनता है NaCl और एक जल का निर्माण होता है। ये हमारा अम्ल है और ये क्षार है। ये हमारा लवण है और ये जल है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और जब क्षार अभिक्रिया करते हैं तो सभी उदासीन हो जाते हैं तथा उदासीन हो जाते हैं। यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। अब आगे है जो इनके उपयोग, अम्ल और क्षारों के उपयोग, अम्ल और क्षारों के उपयोग। तो देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे अम्लों का उपयोग करते हैं। अम्ल क्षार जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 और H2SO4 को खनिज अम्ल भी कहा जाता है। ये तो खनिज अम्ल कहलाते हैं ये। और जबकि पौधों व जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। अब हर एग्जाम में पूछ सकता है कि कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं। तो वे अम्ल जो पौधों एवं जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल देखिए, एक दो एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम्पल अपना अलग इफेक्ट करता है एग्जामिनर पर। तो एग्जाम्पल देखिए, जो सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, उसके बाद टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, उसके बाद एक है लैक्टिक एसिड। ये एग्जाम्पल है कार्बनिक अम्ल के।
और जैसे अम्लों के और उपयोग किस में होता है, जैसे हम पेंट, हमारा औषधि हो गई, मेडिसिन। उसके बाद पेंट, तो पेंट होता है कलर, उसमें हो गया। उर्वरक, जो खाद देते हैं ना हम खेतों में, वो हो उसमें हो गया। इनमें उपयोग आते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अन्य उद्योगों में जो हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका उपयोग जो अनेक उद्योग हैं, उनमें बॉयलर को अंदर से साफ करने में, अंदर से साफ करने में और जो सिंक व सैनिटरी को साफ करने में विशेष रूप में काम आता है। और जो नाइट्रिक एसिड है, वो हमारी यूरिया बनाने में, जैसे नाइट्रिक एसिड उर्वरक बनाने में, और जो हमारे सोने और चांदी के आभूषण है, उनकी साफ सफाई में काम आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल, ये एक तो जो बॉयलर होते हैं उद्योग, उनमें बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। तो कोई मशीन छोटी होती है, कोई किसी का बॉयलर बड़ा, तो ये तो है नहीं कि उसको हम हाथ से साफ कर देते हैं। तो वहाँ पे नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है उस बॉयलर को साफ करने में। और एक जो वो गहने साफ करने वाली नहीं होती, जो सुनार होता है, वो चांदी को चमकाता है, वो नाइट्रिक एसिड का उपयोग करता है। और उसमें जो वो मिश्रण काम में लेता है, उसमें एक भाग होता है वो तो HNO3 का होता है, और 3 भाग 1:3 3 भाग HCl को मिलाता है, और इससे अम्लराज बनता है। तो आपको पूछ सकता है कि अम्लराज क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। एक्वारेजिया बनता है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण यौगिक है। यह सोने जैसी धातु को भी विलय कर देता है। एक्वारेजिया बनता है, ये सोने को, जो सोना होता है उसको भी विलियन में घोल लेता है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है, हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड उसका काम करते हैं, जो हमारी बैटरी होती है कार की, और जो सेल होते हैं, सेल और बैटरी, कार और इनकी बैटरी होती है वो, और उद्योगों में फैक्ट्री होती है, उनमें उपयोग किया जाता है उद्योगों में। सल्फ्यूरिक अम्लों का राजा भी कहते हैं। ये आपको मैंने पहले बताया था कि किंग ऑफ एसिड वो सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि अम्लों का राजा कौन सा अम्ल है, तो हम याद रखना, जो सल्फ्यूरिक H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, वो अम्लों का राजा है, किंग ऑफ द एसिड। किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर, उस देश की उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक, अब किसी देश की हमें प्रगति नापनी है कि किस देश का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो उद्योग है, वो किस गति से प्रगति कर रहे हैं, तो औद्योगिक प्रगति को नापना है। औद्योगिक प्रगति को नापना है, तो उस देश की जो सल्फ्यूरिक एसिड की खपत है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की खपत से मापा जाता है कि कौन सा देश कितना इस एसिड का उपयोग करता है। तो उस हिसाब से अनुमान लगाया जाता है कि किस देश का उद्योग धंधा कितनी प्रगति पर है। इसके बाद है जो हमारा
कार्बनिक अम्ल है, जैसे एसिटिक अम्ल सिरके के रूप में खाद्य पदार्थों को, अचार आदि को संरक्षित रखने में, लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में किया जाता है। तो कार्बनिक एसिड है उसके उपयोग। अब क्षार है, उनके उपयोग देखिए। क्षार का उपयोग प्रमुखता से उद्योगों में होता है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनमें क्षारों का उपयोग किया जाता है। क्षारों का उपयोग उद्योगों में प्रमुखता से। अब साबुन अपमार्जक, साबुन अपमार्जक और जो कागज का उद्योग, कागज वस्त्र अपमार्जक साबुन, इनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। इनमें कागज वस्त्र साबुन अपमार्जक, इनमें सोडियम हाइड्रोक्स का उपयोग होता है, वो हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है, वो जो मिट्टी की अम्लता है उसको दूर करने में किया जाता है। और इसमें आपके जो हमारा CaOH का होल्ट वाइस, ये सफ़ेदी जो हम अपने जो दीवार होती है घरों की उस पे जो काम में लेते हैं, वो सफ़ेदी अर्थात चूना तथा कीटनाशक का एक घटक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ये एंटासिड, पेट की अम्लता और पेट की कब्ज दूर करने में होता है। जो पेट में कभी एसिडिटी हो जाती है, हम सुनते हैं कि एसिडिटी हो गई, तो अब एसिडिटी है तो जो एंटासिड होती है उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग में लिया जाता है। और दैनिक जीवन में लवण को भी हम महत्वपूर्ण उपयोग करते हैं। तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, जो कि संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो संगमरमर होता है ना, ताजमहल बना है वो संगमरमर का बना है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट आता है, कैल्शियम जो कि संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में, धातु गर्म होता है उनमें, लोहे के निर्माण में, सीमेंट बनाने में, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। और जो हमारा धावन सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड के बारे में हम जो अध्ययन है वो आगे करेंगे। और जो सिल्वर नाइट्रेट है, अब ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो सिल्वर नाइट्रेट HgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, ये जो Ag है वो सिल्वर और नाइट्रेट NO3, ये सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। अब ये पूछ सकता है कि फोटोग्राफी में किस लवण का उपयोग किया जाता है, तो जो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। और जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट है उसका उपयोग किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक, जो खाद है उनमें, और जो विस्फोटक उनमें होता है। और जो फिटकरी है, ये फिटकरी का फॉर्मूला ज़रूर याद रखना, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, ये फिटकरी का फॉर्मूला है। फिटकरी का उपयोग जल के शोधन में उपयोग होता है। इसी प्रकार अनेक लवण हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते आ रहे हैं। तो आज के लिए काफ़ी है, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे pH स्केल की, pH स्केल क्या है।
तो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।